solution is a homogeneous mixture. Homogeneous means single The phase. same phase throughout. Correct. So solution is a homogeneous mixture of two or more substances. ठीक है? Is this definition clear to everybody? चलें आगे. Yes, sir. Yes, sir. So now, important thing for us is, suppose I have two substances A and B. I have two substances A and B. I mix them. Is it necessary that on mixing any two substances we will get a solution? Bolo. Is it necessary that on mixing any two substances we will get a solution? Yes or no? No, sir. No, sir. No. Can you give me an example where we will not get a solution? Sand and water. Sand and water. Oil and And where we will get a solution? Salt and water. salt and water. Salt and water. तो ऐसी क्या कंडीशन है कि कुछ चीजों को मिक्स करने पे सॉल्यूशन मिलता है और कुछ चीजों को मिक्स करने पे सॉल्यूशन नहीं मिलता है? कोई तो कंडीशन होगी ना इसके लिए. Yes, sir. Can you think of any condition? Sir, molecule की hydration energy. तुम तो केवल पानी के लिए बता रहे हो. The solubility. The solubility. देखो, जो सब्सटेंस ए है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ फोर्सेस होंगे. करेक्ट. ए के दो मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे. अग्रीड? Yes, sir. और सिमिलरली बी के मॉलिक्यूल्स के बीच भी कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे. करेक्ट. Yes, sir. अब अगर ये दोनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपेरेबल हैं तब इन दो सब्सटेंसेस को मिक्स करोगे सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है. अगर ये दोनों फोर्सेस कंपेरेबल नहीं है, कोई एक बहुत कम और दूसरा बहुत ज्यादा है, तब इन दोनों सब्सटेंसेस को मिक्स करने पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. इज दिस क्लियर? व्हाट इज द कंडीशन फॉर सॉल्यूशन फॉर्मेशन? Yes, कि जो दो सब्सटेंसेस हैं, करेक्ट, जो दो सब्सटेंसेस हैं उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपेरेबल होने चाहिए. करेक्ट. Yes. तब उनको मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा. अब सॉल्यूशन बन गया, उसके बाद हमारे पास एक और टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आएंगे. कौन से? ए और बी मॉलिक्यूल के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. करेक्ट. अगर ए और बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बी ए और ए के
एंड बी और बी के कंपेरेबल है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ज्यादा हो इन दोनों से, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है ये इन दोनों से कम हो। तो अगर AB forces are comparable to A and BB forces, such a solution we call as ideal solution. Okay? तो इस solution को हम लोग क्या कहेंगे? Ideal solution. Similarly, इस solution को क्या कहेंगे? It is showing negative deviation from ideal behavior. This solution is showing negative deviation from ideal behavior. And this solution we will say is showing positive deviation from ideal behavior. Okay? इन तीनों solutions के लिए if I discuss delta H of mixing process, can you tell me क्या होगा? इसके लिए होगा 0, क्योंकि AB forces are comparable to A and BB forces. तो अट्रैक्शन ना तो बढ़े ना कम हुए, करेक्ट? Yes. इसके लिए डेल्टा H मिक्सिंग होगा नेगेटिव और इसके लिए होगा पॉजिटिव। Similarly, if I discuss delta V of mixing, volume change on mixing, सेम इसके लिए 0, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव। एंड लास्टली, if I discuss delta S of mixing process, तो डेल्टा S of mixing process तीनों के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि solution is more random than pure solvent, correct? ये क्लियर है? सर आपने नेगेटिव डेविएशन ऑफ डेल्टा V मिक्सिंग कैसे आया? देखो, AB फोर्सेस AA और BB से कंपेरेबल है, करेक्ट? Yes, sir. ओके? Yes, sir. AB फोर्सेस AA और BB से कंपेरेबल है ना? यस और Yes, नो? sir. Yes, sir. यस सर तो भाई इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस उतना ही रहेगा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतना ही है। सेकेंड केस में AB फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, Yes. करेक्ट? वॉल्यूम कम हो सर गया। आप हेलो हाँ, सर बोलो। हाँ, आपने नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन डिटरमाइन कैसे किया? ये नाम है, अगर AB फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि उसके लिए डेल्टा H और डेल्टा V दोनों नेगेटिव आएंगे ना। ओके सर ओके सर समझ में आया क्यों डेल्टा H डेल्टा V नेगेटिव आएंगे उसके लिए? सर आप डेल्टा एच Delta वाला H. पार्ट रिपीट कर सकते भाई स्ट्रॉन्गर फोर्सेस मतलब एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा स्टेबल हैं? अच्छा ओके सर, सिचुएशन आ गए। यस सर, गॉट इट सर। सर आपने वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू आइडियल सॉल्यूशन लिखा है ना? नहीं, विद रिस्पेक्ट टू आइडियल सोल्यूशन क्यों लिखा है? तो प्रॉपर डेल्टा H का कन्वेंशन है भाई, अगर एनर्जी रिलीज हो रही तो नेगेटिव, एनर्जी नहीं, मैं एब्जॉर्ब हो डेल्टा रही वी तो मिक्सचर बोल रहा पॉजिटिव। हूँ। डेल्टा वी मिक्सचर का बोल रहा हूँ आपने क्या डेल्टा मतलब? V मिक्सिंग भी तो, डेल्टा V का मतलब क्या है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। यस सर, राइट। वो तो क्या डेल्टा किया? सर, वो डेल्टा से हम लोग गैसेस और
लिक्विड्स का मिक्सिंग नहीं कंसिडर कर रहे हैं। गैस लिक्विड का मिक्सचर भी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। गैस लिक्विड से जा रहा है तो रैंडम लिक्विड में जाएगा, वहां भी तो अंदर कहीं भी घूम सकता है, सॉल्यूट है वो। वहां पे चलेंगे, गैस वाले मिक्सचर बाद में करेंगे, उस पे आएंगे तब उसको सब डिबेट करेंगे उस पे, ठीक है। अच्छा ओके। अभी So can you liquid show the previous slide for a second? First slide. Yes, sir. अभी लिक्विड सोल्यूशन समझो। तो ये प्रॉपर्टीज क्लियर है। हमें इसमें मेनली करना है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में जो हमें मेन चीज करनी है दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो, जब हम एक सोल्यूशन बनाएंगे तो उस सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, प्योर सॉल्वेंट से अलग होंगी ना उसकी प्रॉपर्टी। यस और नो? Yes. Yes, sir. तो qualitative properties are those properties change in which does not depend on identity of solute. Identity of solute. It only depends on amount of solute. ठीक है? ओके। तो सपोज मैं ऐसा एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक बीकर है, इसमें मैंने वाटर भरा और फिर इसमें 1 मोल NaCl डाल दिया। अब ये बताओ, ओरिजिनल वाटर की जो डेंसिटी थी और फाइनल जो सॉल्यूशन की डेंसिटी है, क्या वो सेम है? No, sir. नहीं सर। चेंज हो गई। बॉइलिंग पॉइंट क्या सेम है? No, sir. वो भी change है। वो भी चेंज हो गया। ठीक है। अब मैंने एक और भी कर लिया, इसमें मैंने 1 लीटर वाटर लिया और उसमें 1 मोल KCl डाल दिया। इन दोनों सॉल्यूशंस की डेंसिटी क्या सेम होगी? नहीं सर, No, सेम sir. नहीं होगा। नहीं होगी। मतलब डेंसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द सॉल्यूट। Yes, sir. तो डेंसिटी इज नॉट अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है? क्योंकि डेंसिटी का चेंज इस पे डिपेंड करेगा ना कि सॉल्यूट क्या है। Yes, sir. तो जो चेंजेस इस पे डिपेंड करेंगे कि सॉल्यूट क्या है, वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर? अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सपोज हमने इसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर किया 102 डिग्री और इसका भी बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो उतना ही आएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इससे फर्क नहीं पड़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट के चेंज में कि व्हाट इज द सॉल्यूट। करेक्ट? Yes, sir. तो बॉइलिंग पॉइंट इज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है? सर एक बार बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट वापस समझाएंगे? मैं कह रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट मान लो दोनों का मेजर करके 102 आया,
ठीक है। हाँ सर। तो अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करके 102 आया, मतलब दोनों बीकर्स में बॉइलिंग पॉइंट का चेंज कितना हुआ? 2 डिग्री। यस सर। तो दोनों में अगर 2 डिग्री का चेंज हुआ और एक में सॉल्यूट NaCl है, एक में KCl है, और चेंज सेम आ रहा है, इसका मतलब कि change in Colligative boiling property. point is not depending on the identity of solute, यस सर। correct? यस सर। मतलब it is a colligative property. ओके सर, अंडरस्टूड। सर बट NaCl एंड KCl का तो बॉइलिंग में अलग है, तो वाटर में मिक्स किया तो कुछ तो अफेक्ट होएगा ना। अब मान लो एक तीसरा भी कर लिया, और उसमें 1 लीटर वाटर में हमने 1 मोल ग्लूकोज डाल दिया, कितना होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट? सो 102। पहले 2 बीकर से ये प्रूव कर चुके हैं कि इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ यस सर। correct? It does not depend on identity of solute, it only depends on Amount. Amount. solute. तो क्या होगा इस तीसरे बीकर का बॉइलिंग पॉइंट? 102। 102 degrees. 101 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ अमाउंट पे करता है, करेक्ट? यस सर। तीसरे बीकर में तुमने कितने मोल सॉल्यूट के डाले? एक ही मोल डाला। 1 मोल डाला। पहले बीकर में कितने मोल डाले थे? एक एक मोल, सब में एक एक डाला। पहले बीकर में 2 मोल डाले हैं। बिकॉज डिसोशिएट हो जाता है इसलिए ना सर। यस, NaCl पानी के अंदर Na प्लस अलग और Cl माइनस अलग। 1 mole NaCl will behave as 2 mole particle. ये क्लियर है? यस सर। सर तो अगर 2 मोल ग्लूकोज डालेंगे तो 102 होगा। हैं? 2 मोल ग्लूकोज अगर डालेंगे तो 102। हाँ, तो 102 आएगा। ओके सर। 2 मोल पार्टिकल से 2 डिग्री का राइज मिल रहा है। अब मान लो, चलो ये अगर समझ में आया तो इसका आंसर दो। इस बीकर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसमें 1 लीटर पानी में हमने 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट डाला है, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.7 है। बताओ कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट? सर है 100 डिग्री। 100 डिग्री। 101 एंड 102 के बीच में। 100 plus 5/7. Yes, sir. 105। 100 प्लस 5/7। 101 एंड 102 के बीच में, क्योंकि अल्फा 0.7। सो 101.4। 101 होगा क्या? सर 102 से ज्यादा होगा। 220। कितना होगा यार नंबर एग्जैक्टली? 105। 101. 103.5. 103। 105 सर। 105। 102। So 103.8 100.71. डिग्री सेल्सियस होगा। 100.71. 103.8 डिग्री होगा। भाई 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट डाला है, 70% डिसोसिएट हो गया, तो एल्यूमिनियम के कितने आयन्स बनेंगे? 2। 1.4। सर। यस सर। सल्फेट के कितने बनेंगे? 2.1। 2.1। ठीक है। हाँ सर।
और एल्यूमिनियम सल्फेट के कितने बचेंगे? 0.3। टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए? 3.8 मोल। यस सर। 1 मोल से 1 डिग्री, तो 3.8 मोल से कितना हो गया? 3.8 डिग्री प्लस। तो बेसिकली ये क्लियर होना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करते समय हमें बहुत केयर रखनी पड़ेगी। ये डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है, और क्या अल्फा है। करेक्ट? Yes, sir. अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो उसी की केयर रखने के लिए हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं which is called as Van Hoff factor। जिसको हम डिनोट करेंगे आई से, और आई को हम डिफाइन करते हैं एज 1 प्लस y minus 1 into alpha, where y is number of particles obtained by dissociation or association of one solute molecule। और अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है? ये बात समझ में आई कि नहीं? तो कुछ इसमें ये देखते हैं, जैसे सपोज एक अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है NaCl। NaCl पानी में कैसे डिसोसिएट करता है? Na प्लस Cl माइनस। तो इसके लिए y कितना होगा बताओ? 2। 2। फिर एक सपोज एग्जाम्पल लिया है एल्यूमिनियम सल्फेट, कैसे डिसोसिएट करेगा ये? 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। क्या होगा y इसके लिए? 3। 5। y 5। करेक्ट? समझ में आया ये? Okay, sir. Got it, sir. यस सर। अब मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूँ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को पानी में डाला, कैसे डिसोसिएट करता है ये? CH3CO minus plus H plus। y क्या होगा इसके लिए? 2 1। सोच लो आराम से, y कितना होगा इसके लिए? 1 1। क्यों? H2O में ना। H2O से क्या मतलब? already. H3O plus already होगा ना पानी में, because of self ionization of water। प्लस पानी से आ रहा है, उससे क्या मतलब तुम्हें? इस एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल से कितने पार्टिकल मिले? So would दो। you not Ka? तो 2 क्या दिक्कत क्या थी इसमें भाई? इसके एक मॉलिक्यूल से तुम्हें सोल्यूशन में 2 पार्टिकल मिल रहे हैं ना। ओके? और ये भी थॉट मत लाना दिमाग में कि अरे ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, इसके लिए कैसे 2 पार्टिकल मिल रहे हैं? तो पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, इसी के लिए तो ये अल्फा लिया हुआ है अकाउंट में। करेक्ट? यस। ठीक है? अब मान लो मैं एसिटिक एसिड को ही सॉल्यूट रखता हूं, लेकिन सॉल्वेंट बेंजीन कर देता हूं।
क्या फर्क होगा? देखो पानी में तो एसिटिक एसिड एसिड की तरह एक्ट कर जाता है क्योंकि पानी बेस का रोल प्ले कर लेता है. एसिटिक एसिड becomes a proton donor because water becomes a proton acceptor. Okay, but benzene cannot become a proton acceptor. तो बेंजीन में क्या होता है, दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डाइमराइज कर जाते हैं, या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह डाइमराइज कर जाता है बेंजीन में. इस केस में अब वाई क्या होगा? देखो पहले तीनों एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किए वो थे डिसोसिएशन के, और ये एग्जाम्पल है एसोसिएशन का. तो इसमें वाई कितना होगा बताओ जरा. हाफ हाफ. हाफ या 1? हाँ, दो मॉलिक्यूल से एक पार्टिकल मिल रहा है तो एक मॉलिक्यूल से कितने पार्टिकल मिल रहे हैं? हाफ. हाफ. ओके सर. क्लियर है इतना? Yes, sir. तो वेंट ऑफ फैक्टर की सिग्निफिकेंस क्या है? देखो वेंट ऑफ फैक्टर की सिग्निफिकेंस है कि अगर हमने n मोल्स सॉल्यूट डाले, तो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने से कैलकुलेट करनी चाहिए? ni मोल्स ऑफ पार्टिकल. करेक्ट? इज दिस क्लियर? यस सर. सर एक बार वापस बताएंगे. n मोल्स सॉल्यूट डाले हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी शुड कैलकुलेट बाय ni मोल्स ऑफ पार्टिकल. अभी जिसे हमने boiling point लिखा है वैसे ना सर? एग्जांपल, फोर्थ बीकर का एग्जांपल किया था, उसमें हमने कितने मोल्स एल्यूमिनियम सल्फेट डाले थे? 1. 1 मोल. लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए हम पहले आई निकालेंगे. आई कितना होगा? 1 प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा. करेक्ट? 3.8. तो 1 मोल एल माइनस था, N1 था, Ni कितना है? 3.8. तो हम कितने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे? ni. नए मोल पार्ट 3.8 से. तो अगर n मोल सॉल्यूट डाला है तो n से मत कैलकुलेट करना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी ni से. ठीक है? क्लियर है इतना? यस सर. ओके. तो नाउ अच्छा एक और सिग्निफिकेंस आई का लिख सकते हैं. आई यू कैन ऑल्सो से एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन apparent molecular weight of solute. ठीक है? ओके. सर ये नहीं समझा. Yes. हैं? Sir, nice. सर ये नहीं समझा. अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? ये फॉर्मूला केमिकल इक्विलिब्रियम में किया था, याद है? केमिकल इक्विलिब्रियम में एक फॉर्मूला किया था, मॉलिक्यूलर वेट एट इक्विलिब्रियम इज इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा. याद आ रहा है? अच्छा हाँ यस. तो हाँ सर. सर वो N2O4 वाले इक्विलिब्रियम में. हाँ. अरे यार देखो सिंपल सी बात है. एक बात, तुम लोग इसको में इतना कैसे कंफ्यूज हो रहे हो? एक सब्सटेंस है ए, ठीक है, और ये मान लो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और ये वाई पार्टिकल बना रहा है किसी चीज के भी. ठीक है? ओके. यस सर. इनिशियली मान लो इसके n मोल है, इसके 0. इक्विलिब्रियम पे मोल कैसे लिखोगे बताओ? n माइनस अल्फा n इंटू 1 माइनस अल्फा, और इसके NL. y n अल्फा. करेक्ट?
टोटल मोल्स कितने हो गए इक्विलिब्रियम पे बताओ, इन दोनों को ऐड करोगे, करेक्ट? Yes. कितना आएगा ऐड करके देखो, n Sir, n into plus I minus 1 into n. वन माइनस minus 1 into अल्फा, यही तो आई है ना, करेक्ट? और मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखेंगे इक्विलिब्रियम पे, टोटल मास बाय टोटल वेट मोल्स, टोटल मास तो स्टार्टिंग वाला ही रहेगा n मोल से के, और टोटल मोल्स कितने हो गए ni, तो कितना हो गया इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेंट ऑफ फैक्टर, क्लियर? समझ Yes, गए? sir. चलें आगे। बोलो जल्दी, कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. So just a second, copy करो. Sir, could you please show the previous page? Thank you, sir. चलो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? बॉइलिंग पॉइंट, Boiling point. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज। So what we are saying here is boiling point of solution is always greater than boiling point of pure solvent. ठीक है? Can anybody tell me the reason why? सोल्यूशन में मिक्स करते हैं हम लोग, सोल्यूट इम्प्योरिटीज आ जाते हैं, तो सॉल्वेंट उससे कम होएगा ना। बॉन्डिंग की वजह से बॉन्डिंग में क्या चेंज हुआ? So solute molecules आ गए, solute ions आ गए इसकी वजह से। सॉल्यूट आयन आने से क्या चेंजेस बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे? Sir, electrostatic force of attraction. So density change हुई। बॉइलिंग Sir, हम- पॉइंट का फॉर्मूला बताओ। सर डेल्टा G by delta H. डेल्टा G Delta H by delta by S. delta S Delta of H boiling with delta S. Vaporization. डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन delta S vaporization. डेल्टा H वेपराइजेशन। तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ वेपर माइनस एंथैल्पी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, करेक्ट, अपॉन एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सही है? यस और नो? क्लियर है? सिमिलरली सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताओ? HV minus माइनस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? क्लियर? अब चलो जरा इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करते हैं। ये दोनों तो इक्वल ही है क्योंकि वेपर तो सेम ही है, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपर तो सेम ही रहेगी, करेक्ट?
और आइडियल सॉल्यूशंस में हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा एच मिक्स क्या है? 0 जीरो। 0 हाँ मतलब सॉल्यूशन की एंथैल्पी और सॉल्वेंट की एंथैल्पी सेम है, ये दोनों भी इक्वल है, करेक्ट? तो न्यूमरेटर तो दोनों का इक्वल है, अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, एंट्रोपी ऑफ वेपर, भाई वो भी सेम है क्योंकि वेपर तो सेम ही, बट एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट। Yes, sir. Yes, sir. Delta is सॉल्यूशन की positive. एंट्रोपी ज्यादा होगी तो ये दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कम हो गया, Yes, sir. करेक्ट? दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कम हो गया तो वो फ्रैक्शन बड़ा हो गया, क्लियर है? Yes, sir. तो सर वो देयर, HV कैसे आपने सेम बोला? हाँ सर। अरे यार ये पानी तुमने रखा, 1 लीटर पानी में 1 मोल NaCl डिसॉल्व कर दिया, ये सोल्यूशन है, ठीक है? हाँ सर। तो जब तुम बॉईल करोगे तो वेपर में तो पानी ही आएगा, अच्छा ओके सर। दोनों का ये H थोड़ी आने एच लगता है सॉल्वेंट वेपर और में, एच सॉल्यूशन। हैं? समझे? हाँ सर समझ गया। और एक बात और समझो, ये जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ना अभी पहली 4, ये हम लोग कर रहे हैं, जो हेडिंग डाल देता हूँ, ये हम लोग कर रहे हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन volatile solvent। मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट इवेपोरेट या फेस चेंज नहीं करेगा, करेक्ट? मतलब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट? जब हम एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, ओके? And sir, ideal case, right? क्योंकि हमने 0 लिया है। के लिए यही करना है हम लोगों को। Okay, sir. सर आप दोनों का एंट्रोपी कंपेयर कर रहे थे, वो वापस बता सकते हैं? एंट्रोपी सॉल्यूशन की हमेशा ज्यादा होगी प्योर सॉल्वेंट से, क्योंकि सॉल्यूशन में 2 तरीके के पार्टिकल्स हैं, ज्यादा रैंडम है। यस सर, यस सर। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है? सर एक बार बताएंगे आपने एच सॉल्वेंट और एच सॉल्यूशन कैसे इक्वल किया? क्या? आपने एच सॉल्वेंट और एच सॉल्यूशन कैसे इक्वल किया? आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है ना? यस सर। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की एंथैल्पी सेम ही है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, गॉट इट सर। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच, डेल्टा टी, that we give as KBMI, यहाँ पे M क्या है? M is molality of solution। मोलालिटी क्या थी याद है? यस सर, Moles of mass of the solute solution upon in mass of kilogram। solvent. Solid of Mass of solvent. Moles of solute upon mass of solvent in kg। और वैन I क्या है? वैन टॉप फैक्टर, ओके? Kb is called as molar boiling point elevation constant, or its formula is given as
Kb is equal to R T naught square by 1000 LV। इसमें R तो तुम्हें मालूम ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T naught is normal boiling point of pure solvent and LV is latent heat of vaporization per gram of soluble। ठीक है, नोट कर लिया? Yes, sir. सर ये डेल्टा टी का एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है। नहीं, डिराइव तो थियोरेटिकली है, लेकिन उसका डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस के बिल्कुल बाहर है। ठीक है, अच्छा ओके सर। सो डेल्टा टी मतलब टीवीपी सॉल्यूशन माइनस टीवीपी सॉल्वेंट ही होगा। हाँ, हो गया नोट? 1 second. Similarly, second colligative property on the very same lines we can discuss is depression of freezing point। So what we are saying here, freezing point of solution is always less than freezing point of pure solvent। Okay, and reason is exactly same, entropy से आ जाएगा। freezing point pure solvent का हम कैसे देंगे? enthalpy of solvent minus enthalpy of solid upon entropy of solvent minus entropy of solid। और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैसे देंगे? enthalpy of solution minus enthalpy of solid upon entropy of solution minus entropy of solid। ठीक है, ओके? यस सर। न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दूसरे वाले फ्रैक्शन का ज्यादा है, इसलिए दूसरा वाला फ्रैक्शन कम हो गया। और सिमिलरली here also delta T we give as KFMI, where M is molality, I is Bantoff factor, and KF is molar freezing point depression constant। And it can be given as RT naught square by 1000 LS, where T naught is normal freezing point of pure solvent
and LF is latent heat of fusion per gram of solvent. ठीक है, नोट कर लिया? सर एक Just a second. Done. अच्छा, एक दो पॉइंट और नोट कर ले इसमें, इन दो प्रॉपर्टीज के लिए। अगर मल्टीपल सॉल्यूट्स होंगे तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे बताओ? सर ऐड करते जाएंगे। कैसे? मतलब डेल्टा टी विल बी एज kf इनटू, अब देखो Summation मल्टीपल mi. सॉल्यूट्स हैं, एक मिनट सुनो, मल्टीपल सॉल्यूट्स हैं लेकिन सॉल्वेंट तो एक ही है, करेक्ट? तब तुम कैसे लिखोगे? N1I1 प्लस N2I2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, समझ में आया ये? इज दिस क्लियर? यस सर। मास को W से डिनोट कर लो, वरना तुम लोग उसको मोलालिटी से ना कंफ्यूज कर दो। अच्छा, अब मान लो तुम्हें एक सॉल्यूट दिया है इस टाइप का Ab2, इसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या लोगे? 3। वेंट ऑफ फैक्टर 3 लेना सही है इसका? Sir, why is 3? y3 I को 3 हो 3 जाएगा लेना ना। गलत है, y कितना लेना चाहिए? 3. Sir, depends on the reaction, right? That's for नहीं, dissociation. डिपेंड ऑन रिएक्शन नहीं, तुम्हें यही नहीं बताया ये आयनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, क्या है? अब सर, मान लो solvent भी- Ab2CO2 है, तो क्या CO2 को तुम अलग अलग करा दोगे? नहीं सर। करेक्ट? तो इस तरह का दिया हो, जब तुम्हें कंपाउंड का नाम नहीं मालूम है, अननोन्स में दिया है, तो प्लीज in all such cases you will take I as 1. If no information is given to you, you will not assume that it is dissociating. Okay? हाँ, प्रॉब्लम पूछे कि इसका अल्फा बताओ, तो मतलब प्रॉब्लम तुम्हें क्लियरली बोल रहा है कि इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट, ये डिसोसिएट करेगा, ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तब तो तुम y को 3 ले सकते हो, बट ऐसे ही बस Ab2 लिखा है तो अपने मन से डोंट टेक I और y as 3। क्लियर? यस सर। और लास्ट पॉइंट जो इसमें केयर रखना है, इफ रिएक्टिंग सॉल्यूट, तुमने एक ही सोल्यूशन में दो सॉल्यूट डाल दिए जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तब क्या करोगे? तब कैसे लिखोगे इस इक्वेशन? करवाने के बाद एंड प्रोडक्ट से लिखेंगे। क्या? रिएक्ट करवाने के बाद एंड प्रोडक्ट से लिखेंगे। यस, तो पहले रिएक्शन को कंप्लीट या इक्विलिब्रियम जहां तक ले जाना ले जाओ, उसके बाद फाइनली देखो सारी चीजों के मोल्स कितने कितने बचे हैं और उन सब का टोटल निकालो और फिर टोटल मोल से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करो। ठीक है?
So reacting solutes first solve stoichiometry, correct? Then find final total mole in solution और उससे कैलकुलेट करो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? तब इंडिविजुअली आई मत लगाने लग जाना, ओके? समझ में आई ये बात? यस सर। सर एक डाउट है सर, AB2 ऐसे डिसोशिएट हो सकता है क्या, AB प्लस B तो फिर Y2 होगा है ना? ना यार, तुम्हें नहीं मालूम है ए क्या है बी क्या है, उनके बीच बॉन्डिंग क्या है, जब तक वो स्पेसिफाइड नहीं हम कैसे बता सकते हैं कि वो ब्रेक कैसे होगा, और ब्रेक होगा भी कि नहीं होगा, करेक्ट? यस सर, यस सर। So we can't comment on that till we are told any information in the problem. ओके सर। पहली दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो बुकलेट निकालो। So can you show the previous page? Done sir, thank you. टेक आउट बुकलेट, FBS प्रॉब्लम 7 to 19 करो इनको।
हो गया कंप्लीट? So can you please होना give कि some more नहीं? time? For 5 minutes. करो। Also, बोलो। सर इथाइलिन ग्लाइसोल का ये वैन ऑफ फैक्टर 1 ही ले। हाँ, ओके सर। सर यस। सर किसी भी COH एसिड का सर डाइमराइजेशन होगा ना, तो y इक्वल टू इन बेंजीन। हाँ, ओके। Sir, could you go to the page where you started depression of freezing point? हाँ सर, तो इसमें आपने T freezing point of solvent में जो delta H होगा, so that is delta मतलब delta I mean H of solvent frozen solvent होगा ना, और जो नीचे जो है वो delta HS लिखा sorry HS लिखा है आपने, तो वो होगा heat of formation of solid solution होगा ना, तो how can you say that they न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में एक माइनस साइन नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं समझा क्या? सर मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो डेल्टा एफ ये है लिक्विड बना ए सॉलिड, ठीक है? यस सर इसका डेल्टा एच लिखा जाएगा एंथैल्पी ऑफ ए सॉलिड माइनस एंथैल्पी ऑफ ए लिक्विड, यही बोल रहे हो ना तुम? हाँ सर पर जब और सॉलिड एक मिनट सॉल्यूशन रुको, को एक मिनट रुको। डेल्टा एस लिखा जाएगा एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड माइनस एंट्रोपी ऑफ ए लिक्विड, सही है? यस सर इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है? यस सर इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? क्या दिक्कत हो रही है इसमें? हाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? यस सर मेरा मतलब डाउट था कि आपने जो दो इक्वेशंस लिखे थे TFP ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में, तो उसमें HS दोनों में आपने सेम कैसे ले लिया है? एचएस तो फ्रीज तो केवल पानी होगा ना जो सॉल्वेंट है। सर मतलब सपोज नींबू पानी का सॉल्यूशन है, तो उसको फ्रीज किया तो नींबू पानी का ही सॉलिड बनेगा ना? नहीं, फ्रीज केवल पानी होगा एक लिमिट तक, उसके बाद जब पानी बहुत कम हो जाएगा तब वो जो जिसको अब तक सॉल्यूट मान रहे हो वो सॉल्वेंट बन जाएगा, समझे? तो नहीं समझा सर। भाई सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होता है? तो वाटर। नहीं, जो ज्यादा होता है। हाँ सर राइट सर। ठीक है,
तो अगर तुम एक डाइल्यूट सोल्यूशन लोगे वाटर में सॉल्ट का और फ्रीजिंग शुरू करोगे तो केवल आइस से बनेगा, सॉल्ट नहीं फ्रीज होगा। ओके सर, हाँ सर ठीक है सर, समझ गया। फ्रीज करते जाओगे, बहुत आइस निकाल ली, अब पानी बहुत कम बचा है तो वो सॉल्ट अब सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके सर। तो मतलब जैसे जब हम वेपराइज कर रहे थे उस वक्त उसे नॉन वॉलेटाइल बोल रहे थे, इस वक्त मतलब ये यहाँ भी नॉन सॉलिड। वॉलेटाइल का मतलब यही है, फेस चेंज नहीं कर रहा है, यस सर, ओके सर, गॉट इट। सॉल्यूट सॉल्यूशन में ही रहेगा। हाँ So सर, सर question. So हाँ सर एसीटोन अगर बेंजीन में है सर तो फिर वजह से क्वेश्चन नंबर 13 में है सर, तो उससे आई क्या लेना है सर? सो वन ही लेंगे ना, तो लाइक एसीटोन को बेंजीन में डाला हुआ है। एसीटोन को बेंजीन में डाला हुआ है। हाँ तो वनी लोगे, उसमें क्या करना है। ओके ओके सर। तो मतलब क्वेश्चन में अगर कोई ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वन ही मान के चलेंगे। ओके सर। Sir, could you solve the 19th one? कौन सा 19. 19th में सॉल्यूट क्या दिया है, K4FeCN6, करेक्ट। कैसे ब्रेक होगा ये, 4 K+ आयंस बनेंगे और 1 FeCN6 4-, तो Y हो गया 5, तो I हो गया 1 + 5 - 1 × अल्फा।
1 + 4 अल्फा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बोलो। हाँ सर। अब डेल्टा टी क्या दिया है? माइनस 0.65 माइनस 0.65। जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो डेल्टा टी हम लोगों को दिया है 0.65 will be equal to KF है 1.86, मोलैलिटी दी है 0.15 इंटू वेंट ऑफ फैक्टर। सही है, अल्फा आ जाएगा। क्लियर? यस सर, 0.33 आता है। सर बट उन्होंने अपेरेंट डिसोसिएशन क्यों पूछा था? भैया मतलब जनरली कॉम्प्लेक्सेस का 100% लेते हैं हम लोग। ओके सर, गॉट इट। सर 10th और 15th में आंसर मैच नहीं हो रहा था। 10th प्रॉब्लम, 12th ऑल्सो। 10th का आंसर मास्टर। और सर 30 एक बार ग्राम 7th सॉल्यूट है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, बेंजीन में बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, केबी दिया है, तो डेल्टा टी निकालो। केबी कितना दिया है? 2.61, मोलैलिटी कितनी हो गई? 30/154 मोल्स इंटू 50 ग्राम्स बेंजीन, और वेंट ऑफ फैक्टर दिया है हाफ। इससे डेल्टा टी कितना आ रहा है? सर डेल्टा टी 2.03 आते हैं। इससे टू कैलकुलेशन सही है? सर यस आई थिंक। इसको 80.1 में ऐड कर दो। सर आपका सर 1.016 आ रहा है। है सो 1.016 आ रहा है डेल्टा टी। कैलकुलेशन में सर मैंने आई इक्वल टू 1 लिया, हाफ नहीं। मैंने जो इक्वेशन लिखी है उसको कैलकुलेट किया है। हाँ सर, उससे 1.0168 मतलब वैसा आ रहा है। नहीं, क्या बात कर रहे हो? 2.61 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1.5 1.015 1.02 आ रहा है ये। तो आएगा 81.12। ये है करेक्ट आंसर। सर आप आई हाफ भी दिया, एक बार रिपीट कर। यह है ना प्रॉब्लम में, सर डबल बोला है ना, तो फिर आई 2 होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट डबल हुआ, इसका क्या मतलब होता है? अच्छा ओके सर, सॉरी मेरे को लगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हुआ, सॉरी सर। सर आप एक बार 7th बता सकते हैं? 7th में केबी निकालना है। केबी का फॉर्मूला रख देते हैं R8.314। वाटर का निकालना है, वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन बाय 1000, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी है 40.97 किलो जूल। तो 1000 करो, और ये पर मोल है, तो पर ग्राम के लिए 18 से डिवाइड, ये कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा।
सो 8th वाले में यूरिया का लाइक डिसोसिएशन क्या लिंक है? यूरिया का डिसोसिएशन कहाँ होगा पानी में यार? हाँ ओके, यस ओके। और NH4 प्लस में नहीं होगा। नहीं होता है। ओके सर। Can you solve the 16th and 17th? 16th प्रॉब्लम में मोनोबेसिक एसिड है, मतलब HX टाइप का होगा, तो Y2 हो गया, तो I हो गया 1 प्लस अल्फा। डेल्टा T दिया है 0.168, KF दिया है 1.86, मोलालिटी हो गई 1 अपॉन मोलर मास अपॉन 0.1 इंटू वेंटॉफ फैक्टर 1 प्लस अल्फा। फिर इसी एसिड के 0.2 ग्राम मतलब इतने मोल, n फैक्टर 1 क्योंकि मोनोबेसिक एसिड है। This should be equivalent of base 15.1 by 1000 into 1 by 10। तो यहाँ से m निकाल लो, उसको ऊपर रख दो, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, Got it, sir. So can you solve 12th and 15th also? हमें -20 डिग्री तक फ्रीजिंग नहीं चाहिए, तो डेल्टा टी चाहिए 20, KF दिया है 1.86 इंटू मोलालिटी, कितने ml इथाइल ग्लाइकॉल डाला, मान लो 20 ml डाला, तो उसका मास हो गया V इंटू 1.12 ग्राम, तो मोल्स हो गए बाय 62। 5 लीटर पानी, 5 लीटर वाटर का वेट 5 kg होगा। यहाँ से V की वैल्यू निकाली, 15 -34 तक फ्रीजिंग नहीं चाहिए, तो डेल्टा टी चाहिए 34, KF 1.86। अभी वॉल्यूम 50 cc दिया है, डेंसिटी निकालनी है, मोलर मास 62, 50 ग्राम्स वाटर है, इससे डी निकाल लो। Okay, sir. सर I इक्वल टू 1 यहाँ पर भी, राइट? कर लिया नोट? So can you show 16th one once again, like the solution? हो गया? Oh yes, and so can you solve the 18th one also? Sir, can you do the 17th one too? 17th में हमें कॉम्प्लेक्स दिया है COCl3.XNH3, करेक्ट? इसमें कैटायन क्या है? CO3 प्लस है, और इससे क्या क्या चीजें कंबाइन हो रही? Cl माइनस और अमोनिया, करेक्ट? CO3 प्लस डी ब्लॉक का कैटायन है। ओके, डी ब्लॉक के कैटायन दो तरीके की बॉन्डिंग शो करते हैं, आयनिक भी और कोऑर्डिनेट भी, करेक्ट? क्योंकि उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होती है। तो अमोनिया के पास लोन पेयर है, अमोनिया के साथ CO3 प्लस की बॉन्डिंग कैसी होगी? कोऑर्डिनेट, करेक्ट? इनके बीच कैसी बॉन्डिंग होगी? आयनिक भी हो सकती है
कोऑर्डिनेट भी हो सकती है, क्योंकि Cl माइनस के पास नेगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर भी है, करेक्ट? यस ओके, सर, कितनी बात समझ में आई? यस सर। अब 3 क्लोरीन है, ये हमें बताया है। अब इसमें हमारी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है तीनों क्लोरीन आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं वो हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, जो कोऑर्डिनेट बनाते हैं वो अंदर। हो सकता है 2 आयनिक बना रहे हो, 1 कोऑर्डिनेट बना रहा हूं। हो सकता है 2 कोऑर्डिनेट बना रहे हो, 1 आयनिक बना रहा हूं। और हो सकता है तीनों कोऑर्डिनेट बना। ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्रॉब्लम में हमें दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया है, मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस केस में सारे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनिया को बनाने पड़ेंगे, मतलब 6 अमोनिया चाहिए, करेक्ट? सेकेंड केस में 1 क्लोरीन ने कोऑर्डिनेट बना रखा है, मतलब बचे हुए 5 कोऑर्डिनेट अमोनिया से। सिमिलरली यहाँ बचे हुए 4 कोऑर्डिनेट अमोनिया से और यहाँ 3। तो ये पॉसिबल फॉर्मूले हो सकते हैं इस कंपाउंड में। अब एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड को अगर पानी में डालते हैं ना, तो उसके केवल आयनिक बॉन्ड्स टूटते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स नहीं टूटते। तो अगर ये केस होता तो वाई क्या होगा इस कंपाउंड का, बताओ, बोलो। 4 इसमें 3 3 2 1, ठीक है। अब तुम्हें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे देख लो। 0.558 डेल्टा टी दिया है, KF 1.86 इंटू मोलैलिटी 0.1 इंटू वेंट ऑफ फैक्टर, I3 आ गया, विच विल बी Y1 प्लस Y माइनस 1, अल्फा 1 दिया है, तो Y आ गया इससे 3। तो कौन सा कंपाउंड है? ये वाला, ठीक है। समझ में आया? यस yes sir. और 18 प्रॉब्लम में एक सोल्यूशन है जिसकी इनिशियल मोलैलिटी हमें दी है 1। तो इस सोल्यूशन का डेल्टा टी क्या होगा? 1.86। मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? -1.86। अब अगर मैं इस सोल्यूशन को इससे लोअर टेम्परेचर पे कूल कर दूं तो थोड़ा पानी अलग होगा, आइस बनेगा, करेक्ट? और जैसे ही Yes, थोड़ा sir. पानी, सुनो, जैसे ही थोड़ा पानी अलग होगा वैसे ही सोल्यूशन की मोलैलिटी बदल जाएगी। ये तो नो, Yes sir. पानी अगर आइस बन के अलग हुआ तो सोल्यूशन में से सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो गया ना, करेक्ट? सोल्यूशन की मोलैलिटी Yes, sir. बदल गई, मोलैलिटी बदल गई तो डेल्टा टी भी बदल जाएगा। तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, ओके? तो ये डिफरेंस समझ लो। अगर जैसे प्योर पानी होता, प्योर वाटर होता, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने 0 से कम किया जैसे ही तो पूरा पानी फ्रीज हो जाएगा, लेकिन सोल्यूशन में ऐसा नहीं होगा। सोल्यूशन में पूरा पानी एक साथ फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही थोड़ा पानी फ्रीज होगा वैसे ही उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी बदल जाएगा। तो हमने 18 प्रॉब्लम में हमसे क्या बोला गया है कि सोल्यूशन को -3.72 तक कूल कर दिया गया है, करेक्ट? तो पहले ये देखते हैं कि 3.72 पे जो सोल्यूशन बचा होगा उसकी मोलैलिटी क्या होगी। तो हमें फाइनल मोलैलिटी मिल रही है 2, which will be moles of solute by final weight of solvent, और इनिशियल मोलैलिटी थी 1, which will be moles of solute by initial weight of solvent। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो चेंज हो नहीं रहे, तो इससे क्या कह सकते हैं? देखिए कि फाइनल वेट ऑफ सॉल्वेंट इज
हाफ ऑफ इनिशियल वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. और जो प्रॉब्लम में 1000 ग्राम दिया है वो एक्चुअली वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, तो वो थोड़ी सी लैंग्वेज में मिस्टेक है। तो अगर इनिशियल वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम या 1 kg है तो फाइनल वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 500 500 ग्राम 500 ग्राम। तो कितना आइस बन गया? 500 ग्राम। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो होमवर्क में ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 to 20 कंप्लीट करना। ओके, विल स्टॉप हियर। बाय एवरीबॉडी। सर कल डाउट लेक्चर में क्या डिस्कस करोगे? 1 to 20 डिस्कस करेंगे इसके। सर सर एक चीज पूछनी थी, हम क्लास में जो FBS सॉल्व करते हैं सर, इसका जो लेवल होता है सर जेई मेंस का होता है या फिर जेई एडवांस का? बीच में है दोनों के। ओके सर। सर मुझे एक एम्प्टी रिलेटेड पूछना था कि एक इंटीजर का एक क्वेश्चन था, उसका आंसर मतलब आंसर की में 4.02 दिया है, लेकिन मान लो हमने 4 लिख लिया तो उन्होंने इनकरेक्ट दिया, तो ऐसा एडवांस में भी एग्जामिनेशन नहीं, ऐसा एडवांस में नहीं होगा, एडवांस में एक रेंज होती है। ओके सर।